जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आए दोस्तों, आज ये देखिए, आज साइंस का हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ओके, और ये जितने भी क्वेश्चन हमने केवल फिजिक्स का लिया हुआ है, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में जितने भी बार रिपीट हुए हैं, हमने उन सभी क्वेश्चन को उठा करके लाया है। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वो है जो ध्वनि होती है वो दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है, इसके पीछे का रीजन क्या है? जो ध्वनि दिन में उतनी देर तक या फिर उतनी दूर तक नहीं सुनाई देती है, वही ध्वनि रात के समय बहुत ज्यादा दूर तक सुनाई देती है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो है अपवर्तन। अपवर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से, या फिर जो रिफ्लेक्शन हमारा घटना होता है, इसकी वजह से ये जो ध्वनि होती है दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, अगर दो ध्वनि है, ठीक है, दो ध्वनि है एक साथ प्रोड्यूस की जाए, ओके, या फिर दो कोई इमेज है, दो प्रतिबिंब है, उनको एक साथ आपको दिखाया जाए, तो अगर आपको उन ध्वनि को या फिर उन प्रतिबिंब को अच्छे से सुनना है या फिर अच्छे से देख पाना है, तो उन ध्वनियों के और उन प्रतिबिंबों के बीच का जो समय अंतराल होना चाहिए वो 1/10 सेकंड का होना ही चाहिए। ओके, अगर ये 1/10 सेकंड, या आप इसको बोल सकते हैं 0.1 सेकंड का अगर टाइम अंतराल नहीं होगा, तो हम ना तो वो ध्वनि को अच्छे से सुन पाएंगे और ना ही हम उन प्रतिबिंबों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो किसी भी ध्वनि को या फिर प्रतिबिंब को अगर स्पष्ट रूप से सुनना है, जो कि लगभग एक साथ आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उनको अच्छे से सुनने के लिए, ध्वनि को अच्छे से सुनने के लिए और प्रतिबिंब को अच्छे से देखने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए या फिर टाइम डिफरेंस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड, या फिर आप 1/10 सेकेंड भी बोल सकते हैं, 1/10 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। जैसे एक ध्वनि प्रोड्यूस हुई तो उसके 1/10 सेकेंड के बाद ही दूसरी ध्वनि प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो आप उसमें अच्छे से उसको स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे, पहचान पाएंगे कि कौन सी ध्वनि किसकी है। या फिर इसी तरह अगर एक कोई इमेज है वो बन रहा है, तो उसके साथ ही अगर एक और इमेज बन रहा है, तो दूसरा इमेज बनने के बीच में जो टाइम अंतराल होना चाहिए, जो समय अंतराल होना चाहिए, वो 1/10 सेकेंड का होना चाहिए, तभी आप उस इमेज को अच्छे से देख पाएंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, जो ध्वनि का वेग है आर्द्रता के बढ़ने पर ही बढ़ता है। मतलब जितना ही ह्यूमिडिटी होगा, ह्यूमिडिटी क्या होता है हिंदी में? इसको आर्द्रता बोलते हैं। ह्यूमिडिटी वर्ड आपका इंग्लिश वर्ड है। तो ये जो ह्यूमिडिटी है अगर ये बढ़ेगा ना, तो जो ध्वनि का वेग है वो भी बढ़ता है। इसीलिए तो रात में जो ध्वनि होती है वो दूर तक सुनाई देती है। जो पहला क्वेश्चन था ना हमारा, ये ह्यूमिडिटी से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि जो रात का समय होता है ये थोड़ा सा, इसमें ह्यूमिडिटी होती है, मतलब हल्का सा ठंडापन होता है, और रात के समय में हमारी ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से ये जो ध्वनि है काफी दूर तक ट्रेवल कर पाती है। तो जिस प्रकार आर्द्रता के बढ़ने पर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से जो ध्वनि का वेग है, ध्वनि का जो वेलोसिटी है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, अगर यही आर्द्रता घट जाएगी तो ध्वनि का वेग भी घट जाएगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी और ध्वनि के वेग की, आर्द्रता और ध्वनि की वेग की बात करें, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ, यही वाली कहावत होती है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, और इसी तरह से आता है प्रत्यास्थता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ये जो इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता का गुण जिस भी मटेरियल के अंदर जितना ज्यादा होगा, उसके अंदर ध्वनि का वेग उतना ही ज्यादा होगा। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता बढ़ने पर भी ध्वनि का वेग बढ़ता है, और प्रत्यास्थता के घटने पर ध्वनि का वेग घटता है। सेम एज जैसे कि यहाँ पर आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ रहा है और घटने से घट रहा है, उसी तरह से प्रत्यास्थता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ेगा और प्रत्यास्थता के घटने पर ध्वनि का वेग घट जाएगा। ओके, अब आता है सोनार।
ये सोनार क्या है? सोनार ये जो ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं ये वो सोनार नहीं है दोस्तों। सोनार ये एक आपका जो हमारे नेवी वगैरह के जो हमारे आर्मी के हैं, ठीक है, जो हमारे सोल्जर हैं आर्मी नेवी के, उनके थ्रू ये यूज किया जाने वाला एक इक्विपमेंट है, ठीक है। जिससे कि करते क्या है, जब ये लोग समुद्र वगैरह में सफर करते हैं तो ये समुद्र के निचली सतह पर कौन सी चीज है, कहीं पर कोई पेट्रोलियम वगैरह है, मिनरल्स वगैरह है, या फिर कोई और खजाना वगैरह छिपा है, या फिर जिस जहाज से वो जा रहे हैं अगर नीचे कुछ है कि नहीं, कि जो ब्लेड वगैरह है आपके जहाज का वो डिस्ट्रॉय हो जाए टूट करके। तो अंदर की चीजों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सोनार का यूज करते हैं, ठीक है। सोनार का ये एक इक्विपमेंट होता है, एक उपकरण होता है जिससे कि हम लोग समुद्र के नीचे की वस्तुओं का पता लगाते हैं। इसका यूज बहुत होता है, कोई ही चीजों का भी पता लगाते हैं। जिससे कभी समुद्र में कोई जहाज डूब जाता है तो उसके भी पता हम लोग सोनार से लगा सकते हैं। तो सोनार से क्वेश्चन क्या क्या बनता है, पहला तो एक क्वेश्चन आता है कि फुल फॉर्म दे देता है। इसका करेक्ट फुल फॉर्म पूछता है कि सोनार का करेक्ट फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है। एस फॉर साउंड हो जाएगा, ये जो एसओ है ना इसका हो जाएगा साउंड, और एन ए से क्या हो जाएगा नेविगेशन, और एंड क्या हो जाएगा रैंकिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि ये जो सोनार है ये कैसे काम करता है, या फिर किन तरंगों के ऊपर ये काम करता है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है, फंक्शन करता है। मतलब सोनार को फंक्शन करने के लिए कौन सी तरंगे जिम्मेदार हैं, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे ये आप जानते होंगे। पराश्रव्य मतलब परे, हमारे श्रव्य सीमा से परे हो, मतलब जिनको हम सुन नहीं सकते हैं। और इसकी रेंज कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ओके, इसको 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं आप। पराश्रव्य तरंगे जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है, और ये हमारे मनुष्यों की श्रव्य सीमा से बाहर होता है। और ये जो सोनार होता है इसी पराश्रव्य तरंगों के ऊपर क्या करता है, फंक्शन करता है। तो दो क्वेश्चन हो गया, एक तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग इसका फुल फॉर्म आता है। दूसरा आता है कि जो सोनार है वो किस पर काम करता है, तो पराश्रव्य तरंगों के ऊपर काम करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, सोनार का यूज क्या है। तो सोनार का यूज होता है समुद्र के नीचे छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में, या फिर खोई हुई वस्तुओं का पता लगाने में प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है ये इक्वल होते हैं। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो आपके टेम्परेचर है ये बराबर पाठ्यांक देंगे, या फिर बराबर तापमान शो करेंगे। तो वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कि आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होता है। ये कैसे होता है देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। C/5 इक्वल टू F - 32/9, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहां से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालते हैं। तो बोला है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो, मतलब कि C इक्वल टू क्या हो, F हो। तो आप चाहो तो F की जगह C रख दो, चाहे C की जगह F रख दो, दोनों एक ही बात है। तो चलिए देखिए, हम C को C ही रहने देते हैं। ये 9 को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं, तो 9C हो जाएगा। 5 इंटू F करेंगे तो 5F माइनस 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा आपका। अब जबकि हमने अभी बोला कि C और F आपस में इक्वल है, तो हम C को भी क्या लिख दे रहे हैं, F ही लिख दे रहे हैं। और ये जो 5F है इसको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -160। और 9F में से 5F माइनस होगा तो 4F इक्वल टू -160 आएगा। और F निकाल देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, -40। 4 से डिवाइड हो जाएगा 160, तो -40 आ जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर F की मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आएगी, -40, और F और C दोनों इक्वल है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -40। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस आपका ये टेम्परेचर है जिस पर कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो मिट्टी के घड़े होते हैं वो एक किस प्रक्रिया के द्वारा जल को ठंडा करते हैं, या फिर मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के द्वारा जो वाटर होता है, जो जल होता है वो ठंडा रहता है, तो उसके अंदर चलता है वाष्पीकरण। ओके, वेपोराइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। वाष्पीकरण की घटना की वजह से ही क्या होता है, हमारा जो मिट्टी के घड़े में भरा हुआ जल होता है वो आपका ठंडा रहता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की जो संकल्पना है ऊष्मागतिकी के कौन से नियम से वो आती है, तो ये जो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना है ना, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आता है। ओके, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वहीं से ये हमारा आता है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना हमारे ऊष्मागतिकी के कौन से नियम से आता है, तो प्रथम नियम से आता है। ठीक है, ये रहा प्रथम नियम। फिर से देख लीजिए, आंतरिक ऊर्जा की जो संकल्पना है वो ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, तो प्रथम नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है क्या है, मैं लिख देता हूं, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब ये है क्या क्या, इसका मतलब है Q क्या है, ऊष्मा है। मतलब अगर आप किसी निकाय को ऊष्मा देंगे तो वो जो ऊष्मा उस निकाय को मिलेगी तो वो निकाय इस ऊष्मा का करेगा क्या, तो पहला तो वो अपनी जो इंटरनल एनर्जी है, जो आंतरिक ऊर्जा है उसको बढ़ाएगी, और साथ ही साथ और जो बची हुई एनर्जी होगी या फिर जो एनर्जी है और उससे वो क्या करेगी, काम करेगी। मतलब कुछ तो काम करने में खत्म कर देगा और कुछ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा या फिर आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा लेगा। ये होता है हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब आता है हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशीतक। ठीक है, तो ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी हमारा वाष्पीकरण के ही सिद्धांत पर काम करता है। ओके, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब आता है वाटर का ट्रिपल पॉइंट, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु, ये कितना होता है, ये बहुत बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, 273.16 डिग्री केल्विन। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एग्जाम में आपको सेल्सियस लिख के आ जाता है और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सेल्सियस को देखते नहीं है, बस ये वैल्यू देख करके क्या करते हैं, ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो 273.16 है ये केल्विन में होना चाहिए, तभी यहाँ पे राइट है। तो पानी का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, 273.16। कभी कभी यहाँ पर 16 की जगह 15 भी दे देता है। ठीक है, अब आता है स्टीफन का नियम। स्टीफन का विकिरण नियम, स्टीफन ने बताया क्या कि अगर कोई आपका ऐसा पिंड है जहां से विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, तो विकिरण के उत्सर्जित होने की जो दर है ना, उसके ताप के अंतर के चतुर्थ घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ई क्या है, उत्सर्जन की दर है, और ये टी क्या है, तापांतर है। तो ई प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, मतलब विकिरण के उत्सर्जन की जो दर है तापांतर के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ओके, किसी वस्तु के ठंडा होने की दर उसके चारों ओर के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह किसका नियम है। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था दोस्तों पिछली बार के रेलवे के एग्जाम में, कि जो किसी वस्तु के जो ठंडा होने की जो रेट होती है उसके चारों ओर के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यह किसका नियम है, तो ये होता है न्यूटन का शीतलन नियम। ओके, न्यूटन का शीतलन नियम कहता क्या है, न्यूटन का जो शीतलन नियम है इसके अकॉर्डिंग अगर कोई ज्यादा गर्म वस्तु है तो ज्यादा गर्म वस्तु से ठंडा होने में, जैसे थोड़ी सी ठंडी हो गई तो थोड़े ठंडे से बहुत ठंडा होने में जो टाइम लगता है ना, ज्यादा गर्म से ठंडा होने में जितना टाइम लगता है, थोड़ा ठंडा से और ठंडा होने में उससे ज्यादा टाइम लगता है। जैसे देखिए हम बता रहे हैं, हमारी बात को अभी समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में मान लीजिए इसको 5 मिनट का टाइम लग गया। ओके, लेकिन अब यही 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में इसको 5 मिनट से प्लस टाइम लगेगा। ठीक है, देखो यहां से 60 से 50 होने में 10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है टेम्परेचर, तो 5 मिनट लगा है। यहाँ 50 से 40 हुआ है
ठीक है, 50 से 40 हुआ है ना, 50 से 40 हुआ है, तो यहाँ भी तो 10 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ भी 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर कम हो रहा है ना, ये ज्यादा गर्म था, यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा हुआ। अब ये थोड़े ठंडे से और ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पर 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। यही है न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के ठंडा होने की जो दर होती है ना, उसके चरण के तापांतर के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज दैट अगर आप एक भट्टी के पास खड़े हैं तो आपको वहां पे ज्यादा गर्मी लगेगा, लेकिन आप अगर उसी भट्टी से थोड़ा दूर पे खड़े हो जाए तो आपको गर्मी कम लगेगी। तो आपके चारों ओर का जो तापांतर था, आप भट्टी के पास थे तो आपको ज्यादा गर्मी लग रही थी। क्यों? क्योंकि आपके आसपास में क्या थी? आग थी। और वही आप दूर चले गए तो आपके चारों तरफ जो तापांतर था वो कम हो गया और आपको ठंडी लगने लगी, या फिर आपको जो गर्माहट लग रही थी वो कम होने लगा। तो ये होता है न्यूटन का शीतलन नियम। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो धूप से बचने के लिए जो छाता होता है ना, उसमें कलर कॉम्बिनेशन पूछता है कि कलर का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, ऊपर काला नीचे सफेद, नीचे सफेद ऊपर काला, ये आपसे पूछता है। तो धूप से बचने के लिए जो धूप के जो छाते होते हैं ना, उन छातों का जो रंग होता है ना, ये होता है ऊपर तो आपका सफेद होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो व्हाइट कलर होता है ये क्या करता है? सूर्य की जो किरणें आती हैं उनको क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो अगर ऊपर होगा तो ऊपर जब डायरेक्ट सन की रोशनी पड़ेगी तो वो ज्यादा सन की रोशनी को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। और जो रिमेनिंग थोड़ा बहुत अगर आपका सूर्य की किरणें आएंगी भी, तो ये जो नीचे वाला ब्लैक कलर है वो क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब उसको अवशोषित कर लेगा। तो छाते का जो कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या होना चाहिए? आपका व्हाइट होना चाहिए, और नीचे का हिस्सा, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको एक छाता समझे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला, ये आपका क्या हो जाएगा? व्हाइट होगा, और अंदर का ये वाला जो पार्ट होगा, इसके अंदर वाला ये क्या होना चाहिए? आपका काला होना चाहिए। ठीक है, अब आता है एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मतलब जिसके अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ आता है, वो लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो वो जो ताप होता है वो ताप क्या कहलाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होता है किस ताप पर? तो उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी ताप पर जो हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कैलोरीमीटर है ये कॉपर का ही क्यों बनाया जाता है? एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जो कैलोरीमीटर होता है ये तांबे का क्यों बनाया जाता है? कैलोरीमीटर तांबे का बनाने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। तांबे के विशिष्ट उष्मा जो धारिता होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए जो कैलोरीमीटर होता है वो तांबे का बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो इस पे विशिष्ट उष्मा धारिता होती है ना, वो निम्न होने की वजह से जो कैलोरीमीटर है वो आपका तांबे का बनाया जाता है। अब देखो, जो आपकी जो आइडियल गैसेस होती हैं तो उनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है, आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो केवल टेम्परेचर पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करती है? केवल ताप पर निर्भर करती है। डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आता है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन बी या सी आपका रहता है केवल ताप पर। ठीक है, अब आता है न्यूनतम संभव ताप, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसी -273 में केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देंगे, तो 273 माइनस 273 आपका 0 हो जाएगा, और आप उसको क्या लिख सकते हैं? 0 डिग्री केल्विन। तो न्यूनतम संभव जो ताप है वो आपका -273 डिग्री सेल्सियस, चाहे आप बोलो चाहे 0 डिग्री केल्विन बोलो, दोनों एक ही बात है। अब आता है उष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम है वो क्या शो करता है? तो वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है, तापमान को क्या करता है? परिभाषित करता है। उष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या करता है? ताप को परिभाषित करने का काम करता है। ठीक है, और उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या करता है? वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और जो उष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम है ये किसको परिभाषित करता है? तो टेम्परेचर को, ताप को परिभाषित करता है। अब देखो, जो लिक्विड है और जो गैस है, इनके अंदर जो उष्मा का संचरण होता है, उष्मा को जो ट्रांसफर होता है, हीट का जो ट्रांसफर होता है, वो
किस प्रोसेस से होता है? देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हीट होता है इसका ट्रांसफर होने का मेनली 3 आपका क्या होता है प्रोसेस होता है। एक होता है कंडक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं चालन। दूसरा होता है कन्वेक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं संवहन। और तीसरा है हमारा रेडिएशन, जिसको इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलते हैं विकिरण। तो जो द्रव और जो गैस है ना, लिक्विड और जो गैस होता है उसके अंदर जो ऊष्मा का संचरण होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है ना, वो होता है हमारा संवहन विधि से। संवहन मतलब कन्वेंशन, कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेंशन नहीं कन्वेक्शन, ठीक है। संवहन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस या कन्वेक्शन मेथड बोल सकते हैं। तो द्रव और गैस में जो ऊष्मा का जो संचरण वो किस विधि से होता है? तो संवहन विधि से होता है। ओके, अब देखो जो ऊष्मा संचरण की जो विधि है, तीनों विधि रेडिएशन, कन्वेक्शन और आपका कंडक्शन, इन तीनों में सबसे धीमी विधि कौन सी है ऊष्मा के ट्रांसफर होने के लिए, ऊष्मा के संचरण होने के लिए? तो कंडक्शन विधि। कंडक्शन विधि से हमारा क्या होता है सबसे धीमी गति से ऊष्मा का संचरण होता है। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि होती है जिसमें कि जो माध्यम के जो कण होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। ओके, माध्यम के जो कण होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, इसलिए ये जो हमारे संचरण की विधि है सबसे धीमी विधि होती है। ओके, तो ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि कौन है? चालन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्शन बोलते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।